let's start with a new accounting standard, AS 11, effect of change in, change नहीं होना चाहिए, changes होना चाहिए, changes in foreign exchange rate. Very easy accounting standard. मैडम थोड़ा स्पीड बढ़ाओ फटाफट. Effect of changes in foreign exchange rate. ये हुआ क्या किसी का भी by any chance? नहीं, अरे किसी का भी नहीं था पहले भी. नहीं, नॉट आप लोग का अनुभव नहीं किया था ये. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं आप लोग. ठीक है, चलो. ओके, तो ये क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. सुन लो ना, बहुत इजी है. फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब सारा ट्रांजेक्शन है ना फॉरेन एक्सचेंज वाला है. मतलब आप जो भी बात करोगे कहाँ से करोगे, आउट ऑफ इंडिया. आप जो भी खरीदने वाले हो, जो भी आइटम को परचेज करोगे, कहाँ से करोगे? आउट ऑफ इंडिया से परचेज करोगे. सुनो ना, ये देखो वो खुश हो रहे हैं. आइटम का रेट चेंज होता है. अरे सुना, बैलेंस शीट डेट पे क्या करना है? आवाज जीरो हो गया उधर, ब्रेक हो रहा है क्या? ओके, मुझे बताते जाना प्लीज. तो अब सुन लो. एक एग्जांपल देता हूँ. हम लोगों ने चाइना से $1 लाख का कोई मटेरियल या कोई एसेट खरीदा. $1 लाख into 80 रुपीज बराबर ना. मुझे कन्वर्ट कराना पड़ेगा, सामने वाले को डॉलर पे करना पड़ेगा 80 रुपीज के हिसाब से. अब सुन लो, जिस दिन मैं पेमेंट करने वाला हूँ उस दिन डॉलर का रेट हो गया मान लो 82. डॉलर का रेट हो गया 82. तो ₹2 जो एक्स्ट्रा है ना, उसके साथ क्या किया जाए वो AS 11 बताएगा. तो AS 11 क्या बताने वाला है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज में जो भी फ्लक्चुएशन आने वाला है ना, कि आपने जिस दिन भी सामान खरीदा था उस दिन 80 रुपीज था, और जिस दिन आप पेमेंट देने जा रहे हो उस दिन 82 हो गया. तो 2 के साथ क्या करना है वो हम लोगों को AS 11 बताएगा. ये क्लियर है? ये थीम समझ में आता क्या है क्या नहीं है इसके अंदर. ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को बहुत ही आसान सा AS है, बहुत ही ईजी AS है. होपफुली कल तक ये खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है, लिखो थोड़ा लिख के सामने से. आपको ना पहले समझ लिखा था इसलिए AS का. आप लोग हेडिंग लिखो फटाफट. आपको लिखा देता हूँ समरी ऑफ AS 11. तो समरी ऑफ AS 11 मतलब क्या बोलना चाहते हो आप कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. वो लिख लो. ब्रांच अकाउंट से सबका ही हुआ है ना. सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वो है आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. क्या पढ़ने वाले हम लोग? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम दो चीजें करने वाले हैं. विथ रिगार्ड्स टू, सुन लो ना, यहाँ पर ऐसा कोई जो मैं लिखा रहा हूँ ना ये कैटेगरी, ये बस आपको आसान हो जाए इसके लिए मैंने इसको दो कैटेगरी में बांटा है. बट मॉड्यूल हमारा सीधा बोलता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. इसके अंदर एक होगा हमारा नॉर्मल ट्रांजैक्शन. और ये अगर नॉर्मल होगा तो दूसरा नॉर्मल, देखो स्पेशल ट्रांजैक्शन. और ये जो स्पेशल बातें हैं ये बात हुआ है 46A के अंदर. ये क्या होता है क्या नहीं होता हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड डिस्कशन जो होगा वो होगा अबाउट फॉरवर्ड चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट.
फॉरवर्ड चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, सुनो ना। बाय एनी चांस किसी को मालूम है फॉरवर्ड चार्ज? नहीं मालूम। एक रेट पे हम लॉक करते, किसको लॉक कर देते हैं, ट्रांजैक्शन को लॉक कर देते हैं। एग्जाम्पल 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 है ना, 80 रुपीज में मैंने आज परचेज किया है, इस थीम समझ लो एएस का। 80 रुपीज में अगर मैंने परचेज किया है, मुझे हमेशा ये डर होता है कि डॉलर का रेट क्या होगा मालूम है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब सुन ली, मैंने जो चाइना से परचेज किया, चाइना वाले ने बोला मुझे 6 महीने के बाद इसको पेमेंट देना है। आज 80 है, 6 महीने के बाद मालूम पड़ा 84 85 हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे आप सोचो 84 भी हो गया तो आप सोचोगे तो 4 का भी नुकसान हुआ। अरे 4 1 रुपए के पीछे है। सुन लो, अगर $1,00,000 रहा तो 2 लाख रुपीज का फटका पड़ेगा आपको। तो आप खुद को सेव करने के लिए क्या कर सकते हो मालूम है, जाओ और मिलके आओ, जिसको एजेंट ऑथराइज, विच इज बैंक। बैंक को आज ही बोलो, आज कि मुझे ना 6 महीने के बाद है ना $1,00,000 लगने वाला है। तो बैंक आपको क्या बोलेगा मालूम है, सुन आज का रेट क्या है 80, आज का रेट क्या है 80, तो मैं आपको 6 महीने के बाद है ना 81 में दे दूंगा। बैंक आज ही आपको एक रेट फिक्स कर देगा और ये लॉक हो जाएगा एक डेट पे। 6 महीने के बाद 82 हो, 83 हो, 84 हो, 85 हो, 90 हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 81 के हिसाब से बैंक को पे करना और आपको बैंक डॉलर दे देगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या किया मैंने, इसको ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी मैंने 2 कैटेगरी क्रिएट किया है यहाँ पर। तो कौन सा 2 कैटेगरी है, एक ओंकार पकड़ लो एग्जाम्पल, ओंकार क्या बोला, जुआ खेलते हैं, ठीक है जुआ खेलते हैं। तो जुआ खेलते मतलब वो क्या करेगा मालूम है, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है। मतलब एक होता है कि आप परचेज करो और आपको लग रहा है 6 महीने के बाद उसको पैसा देने का है, तो आप क्या करो कि बैंक में जाओ और बोलो मुझे 6 महीने के बाद डॉलर लगेगा। तो आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ है और उस ट्रांजैक्शन को पेमेंट करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, एक तो ये हुआ। दूसरा क्या मालूम है, आप ना सिर्फ हेजिंग कर रहे हो, मतलब इसका मतलब समझाता हूँ कि आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, कोई माल वाल खरीदा नहीं है बाहर से, सिर्फ आपको लग रहा है कि रेट बढ़ेगा। आपको क्या लग रहा है, तो बैंक में जाओ, बैंक में बोल दो कि मुझे ना 6 महीने के बाद है ना, मुझे ना $10,000 चाहिए आपके पास से। और मान लो उस दिन 81 रहा, 81 ने आपने लॉक कर लिया। आपने कोई ट्रांजेक्शन किया था क्या, कुछ माल वाल खरीदा नहीं, चाइना से कोई माल अभी तक खरीदा हुआ, तो आपने क्यों जाके बैंक के साथ ऐसा किया, क्योंकि आपको सट्टा खेलना था। तो आपने क्या किया, 81 में खरीद लिया और मान लो वो दिन में रेट 83 रहा, तो आपका ना 2 का प्रॉफिट हो गया। तो क्लियर है क्या, तो एक ये एंगल से पढ़ने वाले और एक एंगल से पढ़ने वाले जहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। एनीवे बहुत डिटेल में बात करने वाले, मैं आपको बस समझ लिखा के दे रहा हूँ कि क्या क्या करने वाले हैं। तो लिखो इस फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी, तो फॉरवर्ड चार्ज में आ रहा हो किसके लिए मालूम है, और स्पेक्यूलेशन पर्पस। जिसको नहीं आ रहा था तो लिख दो सट्टा खेलने के लिए। और एक मिनट, स्पेक्यूलेशन के इधर मत लिखो, एक मिनट इसको इसको बिजनेस में रखते हैं। तो स्पेक्यूलेशन पर्पस में आगे चीज तो लिख दो, आगे ट्रेडिंग। तो दोनों में स्पेक्यूलेशन हो रहा है, इसमें लिख दो और नॉन ट्रेडिंग पर्पस, इसके यहाँ पर लिख दो सट्टा खेलने के लिए। आपको बता दूं बस इतना सा पढ़ लिया नहीं, ये खत्म हो गया। इसके बाद और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर, फॉरेन ऑपरेशन। ये क्या है, अगर आप बीमार पड़ गए तो क्या ऑपरेशन करने का, फॉरेन। ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, ब्रांच में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है कि इंटीग्रेटेड नॉट इंटीग्रेटेड। तो एक होता है आपका ईफो
और एक होता है आपका मीफो। क्लियर? फीफो नहीं है, फीफो लीफो खत्म हो गया चैप्टर, ये क्या है लीफो और मीफो। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले लिखो जल्दी जल्दी, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर में लिखो मीनिंग। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? और फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन is a transaction which is denominated in or requires settlement in foreign currency. Which is denominated in foreign currency मतलब सर आपने जो ट्रांजेक्शन किया है ना वही फॉरेन करेंसी में है, और आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो इंडियन करेंसी में है, बट आपको सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। तो क्लियर है क्या? उसको भी हम क्या बोलेंगे? फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, परचेज स्लैश सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन फॉरेन करेंसी। इन फॉरेन करेंसी। क्या हुआ कार्तिक? नेक्स्ट लिखो अबाउट recognition and exchange difference। recognition and exchange difference। इसमें लिखो एक होता है आपका इनिशियल recognition और दूसरा होता है आपका subsequent recognition। जल्दी जल्दी बताओ ये क्या होता है? इनिशियल recognition, subsequent recognition। बोल ना, इनिशियल recognition मतलब एक्सीलेंट सर, जिस दिन भी आपने ट्रांजैक्शन किया, परचेज किया, सेल किया, उस दिन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। वेरी गुड। और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन मतलब इसमें थोड़ा सा एक रास्ता बोलते हैं। सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन मतलब, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन का मतलब दो चीज हो सकता है। एक तो सर अगर पेमेंट ईयर एंड के बाद हो रहा है ना, तो ईयर एंड पे भी किस वैल्यू पे दिखाओगे, अपना वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं वो डिस्कशन करना पड़ेगा अपने को। क्लियर? इसमें भी हम लोग आइटम के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। एक होता है मॉनेटरी आइटम, एक होता है नॉन मॉनेटरी आइटम। ठीक है? मॉनेटरी आइटम मतलब जो पैसा मांगती है। नॉन मॉनेटरी मतलब काइंड है, और मॉनेटरी मतलब जो पैसा है। क्या आइटम बोलोगे? चलो ऑन डेट और
फेशियल रिकग्निशन मतलब ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सर जिस दिन भी आपने ट्रांजैक्शन किया उसको किस रेट पर रिकॉर्ड करें, जिस दिन भी ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन का जो रेट होगा ना उस पर रिकॉर्ड करना है। और उसके लिए यूज होता है, उस रेट को नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पॉट रेट। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट इज अ ट्रांजैक्शन रेट, बराबर रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन का मतलब तो बता दो ना प्लीज। ऑन बैलेंस शीट डेट और ऑन पेमेंट डेट। अब डिपेंड करता है तो कौन सी वाला आइटम है, मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी है। डिस्कस करते हैं क्या है मॉनिटरी आइटम, और दूसरा वाला नॉन मॉनिटरी आइटम। अभी ना एक बार ना पहले बुक बंद कर लो और ये आइटम के बारे में समझो, इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम। सुनो ना, एक मिनट ऐसे करो, तुक्का लगाओ, जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी आपके गलत चलता आ रहा है, जो भी आ रहा है, मुझे बताओ किसका रेट चेंज होने वाला है। रे क्या हो गया? आनंद का बोल रहा तुम लोग, क्या उसको उंगली कर करके हंस रहे हो? क्या है? बोलो ना किसका लगता है रेट चेंज होगा। आपको अभी तक कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में, पर ऐसे तुक्का लगाओ ना, किसका रेट चेंज होगा। हाँ, तो नाम से लग रहा है, देखो मॉनिटरी मतलब क्या, पैसा इन्वॉल्व है तो वहाँ पर उसका रेट चेंज होगा। नॉन मॉनिटरी मतलब वहाँ पर कोई मॉनिटरी है नहीं, इसका रेट चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं। बट ऐसा याद रख सकते हो आप लोग। अभी मैं समझाता हूँ क्या है, सुनो ध्यान से। मॉनिटरी आइटम वो होता है जिसका रेट फिक्स है। मॉनिटरी आइटम वो होता है जिसका रेट फिक्स है, मतलब रेट अमाउंट जो है ना वो चेंज होने वाला नहीं है। नॉन मॉनिटरी आइटम वो है जिसका अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, जिसका अमाउंट इज, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, प्लीज ध्यान से सुनो, जिसका अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ये फिक्स नॉट फिक्स नहीं समझेगा, एग्जाम्पल से समझेगा। सुनो मॉनिटरी आइटम का एग्जाम्पल का एग्जाम्पल सुनो, कैश एंड बैंक बैलेंस। अगर मैं बोलूंगा मेरे पास कैश एंड बैंक बैलेंस है 3 लाख रुपीज का, तो बताओ ये 3 लाख होगा कि ज्यादा होगा कि कम होगा? ये 3 लाख से होगा। दूसरा एग्जाम्पल सुनो इसका, दूसरा एग्जाम्पल सुनो प्लीज ध्यान से, इधर कंफ्यूजन होता है। मॉनिटरी आइटम में आता है डेटर्स। अगर मैंने इसको 1 लाख रुपीज का गुड्स दिया, ये लो 1 लाख रुपीज का गुड्स, तो मुझे बताओ मुझे कितना पैसा मिलने वाला है? 1 लाख ही मिलेगा पक्का है? क्लियर, 1 लाख मिलेगा, क्लियर। तो ये क्या बोलते हैं मॉनिटरी आइटम। सर नॉन मॉनिटरी आइटम का एग्जांपल दो ना। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स में, बताओ मुझे कितना मिलेगा? 10 लाख मिलेगा? नहीं पता है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो क्या है अपना नॉन मॉनिटरी। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइए मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी है। 6 लाख 5 लाख, फिक्स चार्जेस, सॉरी फिक्स चार्जेस 5 लाख रुपीज़ का।
मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है? हाँ, मॉनेटरी होगा, नॉन मॉनेटरी होगा, तो क्यों मॉनेटरी है? बदल गया चैप्टर। आंसर इज नॉन मॉनेटरी है। क्यों सर नॉन मॉनेटरी है? अरे सोचो यार, अपने को कितना पैसा मिलने वाला फिक्स है? फिक्स है क्या कितना पैसा मिलने वाला? बिल्कुल भी नहीं। तो जहाँ पर आपका फिक्स नहीं है ना, वो क्या है आपका नॉन मॉनेटरी। सुन लेना, ये क्यों इतना फोकस करा, एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एंड ये जो एक्सचेंज डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं ना, आपको लिखना पड़ेगा ना तो सेंटेंस, तो हर सेंटेंस में एक चीज लिखना है कि ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम का एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में ही यूएस 11 में बात किया है, उसी को हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है। हम लोग का नॉन मॉनेटरी जो आइटम होता है ना, उसको आपको वापस से मैं बता रहा हूँ, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो जो वैल्यू पे था ना, वो स्पॉट रेट में था, उसको स्पॉट रेट पे रखो। क्यों सर? जनरली देखो ना, लॉन्ग टर्म का भी होता है। एक उसको मैं एग्जाम्पल, फिक्स एसेट्स क्या है आपका, बोलो ना नॉन मॉनेटरी है। एग्जाम्पल, सर मैंने ना चाइना से प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 1,80,000 के हिसाब से, 1,00,000 रुपीज 80 के हिसाब से खरीदा। फिलहाल डेप्रिसिएशन को इग्नोर मार दो, 1,00,000 इंटू 80 लाख तक मैंने बुक्स में दिखा दिया। अब ईयर एंड में आप खुद सोचो, बेचने वाले उसको जाके, बेचने वालों को जाके फिक्स एसेट्स को बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो मेरे फैक्ट्री में रहेगा, उसको यूज करने वाला हूँ मैं, तो इसका वैल्यू आज है ना, डॉलर है ना, 82 आ गया, तो क्या फर्क पड़ा प्लांट एंड मशीनरी पे? कुछ फर्क पड़ने वाला क्या? प्लांट का वैल्यू बढ़ गया क्या? इसलिए प्लांट एंड मशीनरी को बोलते चेंज भी मत करो, तुम्हारा इसको वैसा रहने दो। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सुनो ना प्लीज। मेरे पास बुक्स में डेटर दिख रहा है 1,00,000 रुपीज का, $1,00,000 का डेटर दिख रहा है। जिस दिन में मैंने उसका ट्रांजेक्शन किया था उसके साथ में उस दिन का 80 रुपीज, और आज भी मैं 1,00,000 डेटर दिखा रहा हूँ, और क्लोजिंग में रेट है ना 82 हो गया, तो मुझे बताओ पैसा कितना मिलने वाला है? 82 चेंज होने वाला है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई जो भी आपका मॉनेटरी होगा ना, उसके वैल्यू को चेंज कर दो, और जो नॉन मॉनेटरी होगा उसका वैल्यू को चेंज नहीं करना। जो मॉनेटरी होगा उसका वैल्यू को चेंज, मॉनेटरी होगा उसके वैल्यू को चेंज कर दो, और जो भी चेंज होने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। तो पूरा पूरा एएस ये बताने वाला है इस एक्सचेंज डिफरेंस का करना क्या है, इसलिए हमने पीएनएल में डाल दो एएस बताना है, इतना ईजी है ये। एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये क्लियर? लिखते पहले मैं आपको उसका समरी लिखा देता हूँ कि कंक्लूजन क्या है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम क्या होता है। लिखो सर, मॉनेटरी आइटम में क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है? एक्सचेंज रेट ऑफ बैलेंस शीट डेट लेना है सर, मतलब क्लोजिंग। और फिर इससे क्या आ जाएगा? एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा। और ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ना, इसको कहाँ पर ट्रांसफर करोगे मालूम है? ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये सुनो ना, रेवेन्यू रिकग्निशन का पैरा नंबर, अच्छा रेवेन्यू रिकग्निशन चलेगा, प्रोविजन पैरा नंबर 14, ये है आपका 14, ये पैरा नंबर क्या है आपका 14। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट लेना है ना, ऑफ ऑफ ट्रांजैक्शन डेट लेना है। तो ट्रांजैक्शन डेट मतलब, ट्रांजैक्शन डेट का मतलब
स्पॉट रेट, मतलब जो रेट पे बुकिंग हुआ था वही रेट पे लोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आएगा। ये फील हो रहा है क्या, समझ में आ रहा? अगर आपने 80 में लिया था ना तो 80 में रखना है इसको, तो यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। नो एक्सचेंज डिफरेंस। मैडम यहाँ पे समझ समझा, पक्का समझ गया? समझ तो अच्छी बात है, बट फिर भी एक बार मैं आपको समझाऊंगा। इधर देखो एक बार, इधर देखो, हमेशा ना ये तीन चीज आने वाला है, 1 2 3। सर क्या है 1 2 3? सबसे पहला आ जाएगा आपका, इसको लिखने का जरूरत नहीं, मैं इसको फिर से लिखाऊंगा, इसको मैं भी फिर से लिखाऊंगा, बस ये इसलिए लिखा रहा हूँ सो दैट आगे जो भी लिखने वाले ने आप इस तरीके से सोचो उसको। आपका होगा ट्रांजैक्शन डेट, आपका होगा एक पेमेंट डेट, और दोनों के बीच में कौन आएगा? हाँ, ईयर एंड आएगा। सुनो ना, आपने जिस दिन ट्रांजेक्शन किया था उस दिन का 80 रुपीज, और जिस दिन पैसा देने जा रहे हो उस दिन है 83 रुपीज, और ईयर एंड में जो है ना वो है 82 रुपीज। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। यहाँ से यहाँ तक जो एक्सचेंज डिफरेंस 2 रुपये का है ना, उसको आप करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओ, और यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सचेंज डिफरेंस है ना 1 रुपये का, वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओ, डन। और अगर मान लो ये 83 ना होके 81.5 होता तो यहाँ से यहाँ तक का कहना है 50 पैसे का लॉस है, तो 50 पैसे का लॉस बुक कर देना नेक्स्ट ईयर में। ये करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर। क्या ये सबको क्लियर है? आपको बता देना, बोलो ना आपके डाउट। सॉरी, नहीं डिटेल में जाते इसके, मतलब समझ गया ना? तो परचेस कर रहे तो हाँ, सेल कर रहे तो ना, बट मैं तो अभी वो नहीं समझाना है, लोन ले रहे तो क्या, उसके डिटेल में जाएंगे। उसको मैं बोला मैं एकदम जस्ट समरी समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कि एक्सचेंज डिफरेंस आने वाला है। हाँ हाँ हाँ, अब ये समझने के लिए चलो, ये परचेज किया मैंने, परचेज किया तो मुझे पैसा देना है, तभी जाके मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नुकसान होगा 2 रुपये का। डन, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम। लिखो रेड कलर में लिखते हैं। एक होता है मॉनेटरी आइटम, और दूसरे कौन सा आइटम? नॉन मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम मतलब हाँ, जो फिक्स रहता है। मॉनेटरी आइटम मतलब जो फिक्स रहता है। अथर्व, मॉनेटरी आइटम मतलब जो फिक्स रहता है। मैंने कहा आप क्लास है, अथर्व को पूछा तो रिकवरेबल और पेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। एग्जाम्पल, डेटर्स। मैंने और एक दो का एग्जाम्पल दिया नहीं आपको जानबूझ के, क्वेश्चन में है,
मुझे चाहिए कि वो आउटपुट आंसर देना उसका। अब लिखते हैं नॉन मॉनिटरी किसको बोलते हैं। नॉन मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम क्या था दीक्षा? फिक्स नहीं। अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड। एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक काम करो, इसमें मैं आपको टाइप लिखा के दूँ थोड़ा, इसमें मैं आपको मान कर देता हूँ तरीके से बन गया। इसमें मैं आपको टाइप लिखा के दूँ क्या? सुनो ना, तो लिख लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसमें लिख लो टाइप वन, इसमें लिखो टाइप वन। टाइप वन क्या है आपका? एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन, फुल फॉर्म लिखना नहीं तो घूमते बैठोगे बाद में। एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। आपके पास सुन लो ना, एक होता है आपका जो मैंने ऊपर लिखा ना, वो रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे साथ में लिखते चलो आप लोग। एक होगा आपके पास ट्रांजैक्शन डेट, और आप लोग देखोगे ना मैक्सिमम क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन डेट होगा ना वो होगा फेब, फेब और मार्च। सो दैट वो पेमेंट के लिए बोलेगा 3 महीना लगता है, 4 महीना लगता है, जो ईयर एंड के बाद जाने वाला है। आपका पेमेंट डेट होगा कौन सा? 31 मई, 31 मई। और इसके बीच में कौन आ जाएगा? ईयर एंड आ जाएगा 31 मार्च। एंड मान लो जिस दिन भी आपने ट्रांजेक्शन किया तो उस दिन रेट था 80, इस दिन रेट है 82.5 और इस दिन था रेट 83। एक काम करो, ईयर भी लिख दो इधर प्लीज। 25, 25, 25। कैन आई कंक्लूड दैट यहाँ पर आप एक्सचेंज डिफरेंस 3 का बुक करोगे? कौन से ईयर में सर? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। और ये भी ना क्या बुक करोगे मैंने एज अ, अच्छा एक मिनट, परचेज है तो लॉस एक्सचेंज डिफरेंस बुक करो 3 का, परचेज प्रॉफिट या लॉस बाद में लिखते हैं। क्लियर? अगर मुझे देना पड़ रहा है, आपको सोचो ना 80 के सामने 83 देना पड़ रहा है तो लॉस है। अगर ये लेने का बात हो रहा है तो प्रॉफिट है, तो इसको रहने देता भी, लॉस और प्रॉफिट आपको समझ जाएगा।
और यहाँ पर ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है ना कितने का सर 0.8 कौन से ईयर में बुक करोगे इसको फाइनेंशियल ईयर 25-26 हाँ बोलो 0.5 0.8 तो चेक करा था आप लोग ध्यान नहीं किए किसी बुक ओपन कर लो क्वेश्चन का क्वेश्चन वाला बुक ओपन कर लो इतना इजी टॉपिक है ना आप लोग ग्रुप इसको आज ही खत्म कर देते हैं लेकिन मैं बोलूँगा आज नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है बोलो 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 कुछ डाउट नहीं है तो आप आंसर देते जाओगे सुनो क्लासीफाई आइटम को क्लासीफाई करना है एज मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी तो पहला है इन्वेंट्री बताओ मॉनिटरी लेगा तो जैसे वैल्यू अच्छा सर क्या लिखा है मैंने मॉनिटरी एक बार पढ़ो एक बार प्लीज बोलना पड़ेगा आपको जोर से लिखा हुआ तो है ना अभी लिखा के दिया मैंने मॉनिटरी आइटम किसको बोलते हैं हाँ एक मिनट मेरे पास ये ओपन कर लेता हूँ रिकवरेबल मतलब मिलने बोलो ना मिलने वाला है या फिर हमको पैसा देना पड़ रहा है वो क्या है दोनों क्या होना चाहिए दोनों में से कोई भी चीज फिक्स होना चाहिए मिलने वाला है वो फिक्स या मुझे जो पैसे देना वो फिक्स और एक बार बोलता हूँ मिलने वाला है वो फिक्स या मुझे जो पैसा देना है वो फिक्स लास्ट बार बोल रहा हूँ मुझे जो मिलने वाला है पैसा वो फिक्स या पैसा देना है वो फिक्स मेरे गोडाउन में ना गुड्स पड़ा हुआ है तो फिक्स से कितना मिलेगा हाँ या ना हाँ तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे नहीं समझ रहा हाँ कैसे हो सकता है अरे आप खुद प्रैक्टिकली सोचो पता चलेगा क्या यार आप खुद सोचो ना मोबाइल शॉप वाले के पास 10 मोबाइल है मोबाइल शॉप वाले के पास 10 मोबाइल है उसको मालूम है क्या कितने में बेचने वाला है वो आप बोलोगे सर हमको तो मालूम है एमआरपी इतना हो गया एमआरपी पे खरीदता है क्या तब जाके डिस्काउंट मांगते कोई 100 मांगेगा कोई 200 मांगेगा कोई 500 मांगेगा ले जाएगी तो 1000 मांग के आएगी बराबर ना तो सब डिपेंड करता है तो वहां पर ना इन्वेंट्री के लिए ना इट इज नॉट फिक्स्ड सब लोग कन्विंस है इस बात से तो समझ में आ गया तो यहाँ पर लिखो ना दिस इज नरेंद्र मोदी नॉन मॉनिटरी उनका बुक का लिखो लिखो उधर एनएम लिख दो अच्छा हम लोग ये बुक में नहीं खत्म है इसको इधर ही करके खत्म कर दो ठीक है चलो हाँ उनका बोलो ट्रेड रिसीवेबल पक्का मतलब अगर 1 लाख का डेटा है तो कितना मिलेगा 1 लाख में मिलेगा फिक्स उसको जरूर बोलेंगे अरे यार तो 1 लाख 10 दे दे ये क्या हो गया ओनली मोदी
इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी का उसका आंसर मैं देता हूँ नॉन मॉनेटरी। निशान प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ब्लू फिक्स ही रहेगा। तो ये मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी ब्लू अलग अलग बात क्यों अरे कहाँ से आवाज गूंज रहा है। मतलब आपने आंसर सही देके एक्सप्लेनेशन गलत बोल के फिर सही किया। एक बार वापस से आखिरी बार कोई एक चीज बोल दो। मैं सामने से ऐसा करके बोल रहा हूँ मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी। तो मैं इसका आंसर करूँ नॉन मॉनिटरी है। अब बताओ क्यों। फिक्स एसेट चेंज होगा वैल्यू। फिक्स एसेट चेंज होगा वैल्यू। हाँ चेंज तो नहीं होगा फिक्स ही रहेगा। आप किस एंगल सोच रहे फिक्स रहेगा। आपको क्या सोचना है पैसा जो मिलेगा हमको जो पैसा मिलेगा। देखो एक तो आपने एसेट को रिकॉर्ड कर दिया बराबर 80 में खरीदा तो रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद 4 साल के बाद बात कर रहे हैं हम सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ मुझे कितना पैसा मिलने वाला है वो फिक्स है। एग्जाम्पल आपका बाइक आपने बाइक खरीदा होगा 2 लाख रुपए का 10 साल के बाद फिक्स आपको कितना मिलेगा आया ना ऐसा क्या ना वो भी आपका फिक्स से कितना मिलने वाला है फिक्स नहीं है। तो रिकवरेबल इज नॉट फिक्स। पेएबल फिक्स है कैसा पेएबल फिक्स हो सकता है। पेएबल भी फिक्स नहीं है ना रिकवरेबल फिक्स है। तो ये क्या है आपका नरेंद्र मोदी। चलो डन बात करो ऋषभ ऐसा ये समझा कि नहीं समझा ऋषभ पक्का है। मॉडल के क्वेश्चन बाद में आराम से खत्म करेंगे। अब पहले खत्म करते हैं हम लोग। वो बोला कि सर और पूछो ऋषभ को। ठीक है पूछता हूँ ऋषभ शेयर कैपिटल कोई टेंशन नहीं जो मन को लगता है वो बोलो। शेयर कैपिटल मॉनिटरी रहेगा बराबर क्योंकि इसका वैल्यू कंफ्यूज हो इस चीज को लेके कंफ्यूज हो। आप क्या बोलते हैं सर मॉनिटरी का क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है। एक चीज ना दिमाग में फिट कर लो कैसे याद रखे एक बड़ी बड़ी सुनो ना कोई भी एक मेल बताओ जरा मॉनिटरी मतलब फिक्स होता है नॉन फिक्स होता है। हाँ अभी क्या होता करती तो प्रॉब्लम है नहीं करते हैं तो क्या एग्जांपल दूं एमएफ मॉनिटरी फिक्स बराबर म्यूचुअल फंड जैसा मॉनिटरी ला तो फिक्स या फिर आप कैसा भी याद रख सकते हो कि अगर फिक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा मॉनिटरी ऐसा कैसा याद रख सकते हो ऐसा याद रख लो। मॉनिटरी ला तो फिक्स और नॉन मॉनिटरी हाँ पैसा नहीं है तो नॉट फिक्स क्लियर। ओके अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल ये सब लोग बोलो ना शेयर कैपिटल क्या रहेगा। तो क्यों ऐसा कर रहे हो क्यों बोलो 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 क्यों ऐसा पता के शॉर्ट में तो बोल दिया नॉन मॉनिटरी और आपको पता भी ना आंसर भी सही है। एक्सीलेंट अरे भाई सुनो ना शेयर होल्डर है आज शेयर होल्डर को तो कितना पैसा देना है रिटर्न में पैसा जिस दिन ले लिया उस दिन ले लिया। एक्सीलेंट ये है वो शेयर होल्डर रिलायंस की मुझे बताओ उसको कितना पैसा मिलने वाला है नहीं पता चेंज होगा चेंज होता रहेगा हाँ या ना। नेक्स्ट एक मिनट वो बोला विनीत 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 ट्रेड रिसीवेबल मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट्स ताकि सब विनीत बन गए। नेक्स्ट फिक्स एसेट्स नॉन मॉनिटरी
इधर देखो एग्जाम में भी आया हुआ है, आरटीपी में एक बार, 2 बार, एमटीपी में एक बार ही क्लियर। हाँ मैंने ऐसी बेसिक है तो हम 10% से हंसते हंसते ना टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। गुड्स परचेज ऑन फर्स्ट जैन, सुनो ना, गुड्स परचेज ऑन फर्स्ट जैन, अगर आप लोग सही से आंसर दे दोगे ना फटाफट, तो आपको बस लिखा के खत्म करो तो मुझे ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला आपको, टाइप 1 में आपको ट्रांजेक्शन कैसा मिलने वाला है, एक तो ट्रांजेक्शन डेट, बीच में क्या होगा आपका ईयर एंड, और फिर क्या होगा आपका पेमेंट डेट। जो भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होगा, एक्सचेंज डिफरेंस होगा, तो पेमेंट आंसर करना है। ध्यान दो इस क्वेश्चन में, गुड्स परचेज ऑन 1/1/2017, कितने का गुड्स परचेज किया आप लोगों ने, $15,000 का, कंपनी ने परचेज किया $15,000 का, और उस दिन रेट क्या चल रहा था, 75, और पेमेंट क्या दे रहा है, देखो कितना अच्छे दिन पेमेंट कर रहा है वो, वेरी गुड। और पेमेंट डेट देखो 7 जुलाई क्लियर, और जिस दिन पेमेंट का उस दिन क्या हो रहा है 70। अच्छा मैं जिसको पूछूंगा वो आंसर देगा, कोमल आप दोगे, वेरी गुड, कोमल को मैं आंसर दूंगा, प्लीज कोई आंसर नहीं देगा, सोच के आंसर दोगे कि ढाई में दोगे, सोच के दोगे, वेरी गुड, देखते कितना सोचते हो। ईयर एंड आ गया 31 मार्च, ईयर एंड आ गया, मैं भी आपको हेल्प करूंगा सोचने में। 75 का 74 हो गया, तो कितने का नुकसान हो गया, ईयर एंड में कितने का नुकसान बुक करोगे, ईयर एंड में कितने का लॉस बुक करोगे, ईयर एंड में कितने का लॉस बुक करोगे, बोलो। 31 मार्च 2017 को कितने का लॉस बुक करोगे, अरे मामा मैंने बोला सोच के बोला, ऐसा नहीं है कि कल तक बताओगे, बताओ जल्दी जल्दी, कितने का लॉस बुक करोगे, पूरा मुझे रुपीज में चाहिए आंसर। हाँ दीक्षा, उसको नहीं मालूम पड़ रहा है, हाँ 1 रुपीज का, तो पूरा वैल्यू बता सकते हो आप, ₹15,000, आप बताओ, ₹15,000 का लॉस बुक करेंगे, आया ना, आप बताओ 15,000 का लॉस बुक करेंगे, आप बताओ 15,000 का लॉस बुक करेंगे, सार्थक गेन आएगा, यहाँ पर लॉस कैसे हो रहा है, आपने यहाँ पर परचेज किया है, इसलिए मैं बोला थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आपको आज देना पड़ता 75, और रेट क्या हो गया, कम हो गया, 74 हो गया, आपको अब आपको 74 ही पे करना, तो ₹1 का फायदा हो गया है, तो दैट इज अ गेन ऑफ ₹1 into 15,000, 15,000, बहुत इजी था। उसके बाद मुझे बहुत कुछ बताओ आगे, जिस दिन पेमेंट किया उस दिन 74 हो गया, तो ये वाला क्या करेंगे, ये ₹1 का गेन कब बुक करेंगे, नेक्स्ट ईयर में बुक करेंगे। उन्होंने वही बोला है कि हमको गेन और लॉस बता दो 16, 17, 17, 18 डन, एक लाइन तो समझ में आ गया, और एक लाइन से मार्क्स नहीं मिलेगा, अब मेरे को लिखना पड़ेगा, तो चलो लिखते हैं। ध्यान देने का, परचेज है, सेल है, लोन लिया, लोन दिया, क्या क्या देगा क्वेश्चन देखो, किस खुशी में आप ये ऐसे देख देख के मुस्कुरा रहे हो,
कॉलेज जाते हैं आप? कोई मिला उधर? नहीं मिला? अच्छा, ये जो इंटर पैरा लिख रहा है ना उसको याद कर लो प्लीज। ये जो इंटर पैरा लिख रहा है उसको याद कर लो। As per AS11 at balance sheet date on dash transactions should be reported using closing rate. Excellent, very good. Commodity transaction, ये बहुत ही इजी था, सेंटेंस को याद कर लो। क्या बोला? एज पर यूएस 11 एट बैलेंस शीट डेट ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग क्लोजिंग रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ये सेफ। आगे लिखो। एज पर यूएस 11 exchange differences arising on reporting and enterprises monetary items are different from those at which they were initially recorded during the period should be बड़ा सा डैश in the period in which they arise। बोलो ना, ये सेंटेंस पढ़ोगे समझोगे तो ये क्लास कर पाओगे। recognize as loss or gain, सही आंसर है। should be recognized as income
और एक्सपेंसेस। ये सेंटेंस को जरा डीकोड करके ये सेंटेंस को जरा डीकोड करके समझते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले सर किसका बात हो रहा है ध्यान दो, एक्सचेंज डिफरेंस। ऐसा हिंदी में समझो ना, ये एक्सचेंज डिफरेंस क्यों आ रहा है सर? तो जिस दिन आपने रिकॉर्ड किया था वो दिन कुछ रेट था और आपके बैलेंस शीट का डेट मतलब रिपोर्टिंग डेट में रेट कुछ और था। ट्रांजैक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट दोनों के दिन में रेट कुछ और था। ना रिपीट, ट्रांजैक्शन डेट एंड रिपोर्टिंग डेट। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या लिखा है, एक्सचेंज डिफरेंस अराइज ऑन रिपोर्टिंग एंड एंटरप्राइज का। आपको मालूम है कौन सा आइटम का रिपोर्टिंग होता है, मॉनेटरी आइटम का। अराइजिंग ऑन रिपोर्टिंग एंड एंटरप्राइज का मॉनेटरी आइटम आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन रिपोर्टिंग। It is different from those at which they were initially recorded। आपने जो पहले रिकॉर्ड किया था ना सर वो 74 में था और रिपोर्टिंग के टाइम पे वो 73 पे आ गया ड्यूरिंग द पीरियड। then it shall be recognized as income or expenses in the period in which they arise। ये क्लियर है क्या? एक्सचेंज डिफरेंस हिंदी में समझो सर क्या बोला सर, एक्सचेंज डिफरेंस जो आता है हम मॉनेटरी आइटम को जो रिकॉर्ड करते हैं ना उसकी वजह से उसको आप इनकम या एक्सपेंस करके दिखा देना वही पीरियड के लिए। क्लियर डन ओके। और एक चीज लिखना है अपने को इसके अंदर, सुनो ना, यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain gain or loss, also give treatment as per AS 11। गेन लॉस तो बताना ही, और also give treatment। तो हम लोग को ना एक तो ये जो भी बात किया ना अभी तक हमने ये एक्सचेंज डिफरेंस का बात किया, ये अभी जो लिखाने वाला ये चाहिए तो आप पहले भी लिख सकते थे। तो क्या लिखने वाले हम लोग कि आपको इनिशियली जो रिकॉर्ड करना चाहिए था ना वो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करना चाहिए था, विच इज 70। तो लिखो इसके बारे में भी लिखा देता हूँ। इधर देखो as per AS 11 all foreign currency transactions all foreign currency। आपको बता दूं ना बहुत सारे क्वेश्चन थे इसके ऊपर, मैं नहीं लिखाने वाला हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं नहीं लिखाने वाला हूँ। हम लोग डायरेक्टली बुक में सॉल्व कर लेंगे। एक ही बार मैंने लिखा दिया पूरा डिटेल में। ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन should be recorded by applying exchange rate on date of transaction। exchange rate on date of transaction। एक काम करो बेटा, आप लोग मेरे लिए नंबरिंग करो ना इसका प्लीज। लेट दिस बी 1, दिस बी 2, दिस बी 3। ऐसा मतलब ना ऑर्डर में इसको पहले लिखना, उसको दूसरा लिखना, इसको तीसरा लिखना प्लीज। ठीक है सुनो ना प्लीज, जर्नल एंट्री पास करना है, बोलो जर्नल एंट्री पास करना है, जल्दी जल्दी बोलो। सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। परचेज डेबिट टू क्रेडिटर 75 इंटू 15,000। सबको समझा? 75 इंटू 15,000, 75 इंटू 15,000। तो परचेजेस जो है ना, जो परचेजेस है ना, या फिर आप कोई एसेट परचेज करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स।
जो एसेट है, जो बुक्स है, ये सब कौन सा आइटम है, कौन सा आइटम है, नॉन मॉनेटरी। तो हम जो चेंजेस कर रहे हैं ना, ये इसको कर ही नहीं रहे, हम चेंज किसको कर रहे हैं मालूम है, क्रेडिटर्स को करते हैं। हम चेंज किस वैल्यू को कर रहे हैं, ये जो क्रेडिटर्स बना हुआ है ना, उसको हम चेंज कर रहे हैं। ये एकदम क्लियर हो गया सबको, डन। अगर क्यों बताया, बिकॉज सेंटेंस समझने में काम आएगा। लिखो, दस गुड्स परचेज ऑन 1 जून 2017 and corresponding creditors would be recorded at, मल्टीप्लाई कर लो उसको, आंसर इज 11,25,000। अब ये कैसे आया, डॉलर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 75। एक तो किस पे बुकिंग होना चाहिए वो लिखा दिया। अब सर चेंज किसको करना है, क्रेडिटर्स को करना है, वेरी गुड। 10, अगर मैं जर्नल एंट्री नहीं लिखता तो ये सब आपको समझ ही नहीं आता कि हम क्या लिख रहे हैं। 10 क्रेडिटर्स और $15,000 on 31st March 17 will be reported at rupees dash, भूलना, 7 lakh and very good, very good, 11,10,000, that is $15,000 into rupees 74 and exchange profit of dash 15,000 रुपीज, 15,000। दो तरीका है करने का, दो तरीका है करने का। आप क्या बोलोगे कि सर 70 11,25,000 माइनस 11,10,000 कर दोगे तो भी आंसर मिलेगा, या फिर आप ये भी बोलोगे ना 74 माइनस 73 इंटू 5 और 4 था, 75 माइनस 74 इंटू डॉलर 15,000, ऐसा भी करो चलेगा। should be credited to P&L account in the year 16-17. Done, done. Third, शुभ दिन का बात हो रहा है, कौन सा, ऑन 7 जुलाई 2017 क्या हुआ था इस दिन, पेमेंट, creditors of $15,000 is paid
the rate rupees 73. Exchange profit of rupees कितना 15,000. 74 minus 73 into dollar 15,000 will be credited to P&L account in year 1780. In the year 1780. क्या ये क्लियर? डन? जाओ नहीं जाओ नहीं करो. क्वेश्चन नंबर 1313. Question number 13. Right number 1. Sunshine Company Limited imported raw material worth $9,000. ये सुनो ना, आपका ध्यान रहेगा. डेट हमेशा कौन सा आएगा बताओ? जनवरी मार्च से थोड़ा सा पहले आएगा. 25 फेब वैलेंटाइन मनाने के बाद. क्लियर? When exchange rate was 44. The transaction was recorded in the books on the above mentioned rate. The payment for the transaction, payment कब किया उसने? 10th April. इस बार ना टेबल में नहीं दिया, बोला कि पढ़ो, पैराग्राफ में दिया. 10th April को. When the exchange rate was 48. At the year end, the rate was 49. Rate was 49. Rate was 49. Chief accountant of the company passed. आगे पढ़ो. Past and entry. चला नहीं गया वो. Past and entry on 31st of March 2011. Adjusting the cost of कितना अच्छा देखो उसने raw material cost को क्या कर दिया? Adjust कर दिया. For the difference of 48 से 44. बराबर है ना? अरे लॉजिकल है. 48 का पेमेंट दे रहे हम लोग. 44 में कर दिया, 4 रुपये ज्यादा दे रहे हैं तो मटेरियल का भाव को बढ़ा दिया. कितना अच्छा अकाउंटेंट है वो. बराबर. क्या है वो? चीफ अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है. डिस्कस वेदर दिस स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ एएस 11. मैडम सोचो आप क्या करना चाहिए. आपको आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उसमें? कुछ नहीं, जो चल रहा है सर. वो भी बेचारा था, क्यों उसके पेट पे लात मारो. बेटा कोशिश करोगे? माइक दूं बोलने के लिए? नहीं बोलोगे. सॉरी 5 रुपीज का लॉस दिखा दो. क्या बोला है? कहाँ पर दिखा दो? कभी दिखा दो? क्यों दिखा दो? विनीत बोलो प्लीज. मैं बोलता हूँ प्रॉफिट दिखाना है 1 रुपए का. मैं बोलता हूँ 1 रुपए का प्रॉफिट दिखाना है. ठीक है डन. चलो क्वेश्चन नंबर 14. बताओ ना कब लॉस दिखाना है, कब प्रॉफिट दिखाना है, क्या हम बात कर रहे हैं. 31 मार्च को. अभी कैसा बोला है? तो सर 31 मार्च 2011 को लॉस दिखेगा कितने का?
मैं बता देता हूँ 9,000 into rupees 5 which is 45,000 and 31st मार्च 12 को 9,000 का लॉस बुक करते हैं। सही आंसर है, टेंशन क्यों ले रहा है? सही आंसर है डॉलर का या डॉलर का। इस सबको समझ आ रहा है क्या? अगर आपको मैं सिंपल बताऊँ तो 44 वॉज ट्रांजेक्शन डेट, 49 वॉज ईयर एंड डेट, फिर पेमेंट के टाइम पे हो गया 48। तो आपने यहाँ से यहाँ तक का लॉस बुक कर लिया होगा ये साल में, और फिर आगे जाके जब पेमेंट किया तो कम करना पड़ रहा है, तो आपको वापस से गेन बुक करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में। तो आगे बताओ, ये लिख लो ना उधर, तो वापस से वही सब सेंटेंस लिखा के देना है। क्लियर है क्या? समझ गया? आपको स्टार्टिंग में 3 पैरा लिखना है। सर कौन सा 3 पैरा का? सबसे पहले करंट ईयर में बुक होगा ट्रांजेक्शन डेट पे, करंट ईयर में बुक हो जाएगा। अच्छा तो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। एबीसी बोरोड। सर इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कुछ अलग करना है। क्या करना है हमें? जर्नल एंट्री पास करना है, पर कहानी में वो सेम है। पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? अभी को बोरो किया ऑन 1 जुलाई, कितना $500, विच वॉज रीपेड ऑन 31st जुलाई। अरे वाह, which was repaid on 31st July. ABC Limited prepares a financial statement on 31st of March 2017। कुछ तो क्वेश्चन में है अपना फर्स्ट जन का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। देखो तुम लोग क्वेश्चन ही समझ गया, सही ऐसा कैसा हो सकता है? फर्स्ट जन क्लियर ना, इसी समझ जाएगा ट्रांजेक्शन से। फर्स्ट जन को आपने लोन लिया होगा, ईयर एंड के बाद रीपे किया होगा, बीच में ईयर एंड तो चाहिए, और इसीलिए उसने हम लोग को जो रेट भी दिया है वो फर्स्ट जन का दिया 68.5, ईयर एंड का दिया हुआ 70। क्लियर? सर यहाँ से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? लॉस बुक करना पड़ेगा। कितने का लॉस? ₹1 का लॉस, तो 1 into 5 लाख, 5 लाख का लॉस बुक हो जाएगा पूरा, हाँ या ना? और नेक्स्ट में वापस से क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, नहीं ना? 0.5 का लॉस बुक करना पड़ेगा। सर यहाँ पर लॉस 1 का, यहाँ पर लॉस 0.5 का, जर्नल एंट्री तो फटाफट लिख के खत्म करता हूँ जल्दी। ये जो है ना एकदम खतरनाक सेंटेंस है, पॉइंट नंबर 2 वाला, इसलिए मैंने इसको पहला लिखा है, क्योंकि ना मैक्सिमम क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है। तो सबसे पहला आपका इंट्रो आ जाएगा, पॉइंट 1 और 2 भी लिखोगे ना चलेगा। 3 पॉइंट है 1 2 3, तो 3 मत लिखना, 1 2 चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? जर्नल एंट्री।
क्रेडिट डेबिट डेट पर्टिकुलर्स। चलो सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को हो रहा है? फर्स्ट जैन 17। क्या पास हो जाएगा एंट्री? बैंक टू बैंक लोन। यस, बैंक अकाउंट डेबिट। ब्रैकेट में दिखा दो कैलकुलेशन। सर कितने का लोन लिया? $5 लाख। उसको बुक कितने पे करोगे? 68.5 डेबिट। कितना आ जाएगा? 3 करोड़ 42 लाख 50,000। 3 करोड़ 42 लाख 50,000। बैंक टू बैंक लोन अकाउंट 3 करोड़ 42 लाख 50,000। देखना सप्टेम्बर में लिखा नहीं होगा मैंने 418 सर नेक्स्ट एंट्री कौन से डेट को आ जाएगा? 31 मार्च। फर्स्ट मार्च 17। तो क्या एंट्री पास हो जाएगा? नहीं गलत। एक्सचेंज डिफरेंस करो ना पहले। एक्सचेंज डिफरेंस टू हम लोग किसका बैलेंस बढ़ाना है? बैंक लोन का। तो लिखो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट $5 लाख इंटू सर कितने का हो गया? ये 68.5 69.5 का हो गया ये। तो 69.5 माइनस 68.5 तो 1 रुपीज 5 लाख। सब पेमेंट कब कर रहे हैं हम? 31 जुलाई। बोलो कोई डाउट बोलो। हाँ तो सुन लिया ना? आइडियली यस, बट वो लोग ना हमारे इसमें बात करते हैं मॉड्यूल में ना एग्जाम के क्वेश्चन में किया हुआ है। बट आंसर इज यस यस यस। ये एक्सचेंज डिफरेंस को ट्रांसफर करोगे कहाँ पर ट्रांसफर करोगे बोलो ना? पीएनए में ट्रांसफर करोगे। आपको चाहिए तो लिख लो। इसको ना मैं ऑरेंज कलर में लिख रहा हूँ। डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस 5 लाख। करोगे तो भी एकदम करेक्ट है। करोगे तो भी एकदम करेक्ट है बिकॉज ये पीएनएल में जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन से डेट को हो रहा है? 31 मार्च सॉरी 31 जुलाई 2017। अभी ध्यान दे दो हमारे पॉकेट से पेमेंट कितना रेट पे हो रहा है? पॉकेट से पेमेंट क्या रेट पे हो रहा है? 70। और ऑलरेडी बैंक लोन कितने का बुक हो चुका है? 69। तो क्या से बैंक लोन विल बी डेबिटेड एट 69 एंड टू बैंक विल बी 70 और डेबिट में फिर से आ जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस 0.5। ठीक है लिखो। तो
बैंक लोन डेबिट मार दो, बैंक लोन और कितने का आएगा बैंक लोन 5 लाख इंटू कितने का जाएगा 69.3 which is 3 crore debit 47,50,000 बैंक लोन डेबिट. Next, foreign exchange difference 5 lakh into 70 minus 69.4 डेबिट 0.5 का है फटके बोलो नया ना तो ये आएगा 2 लाख 50 ये आपका आ जाएगा 2 लाख 50 क्लियर 2 2 बैंक अकाउंट 5 लाख into which is 3 crore 50 lakhs. Done. खत्म. 3 crore 50 lakhs. बोलो बोलो डाउट बोलो. now अब आप लोग आओ क्वेश्चन नंबर 2 में. देखो सेम है same as question number 12. Our question number 13 similar to लोन लिया था रीपे किया क्वेश्चन नंबर 14. सबको इजी है ना सर यहाँ से यहाँ पे क्या करोगे आप लोग लोन है ना तो मुझे पैसा देना है तो यहाँ से यहाँ पे मेरा लॉस है हाई ना लॉस बुक हो जाएगा 1 into 4,50,000 का लॉस फिर यहाँ पर हम लोग रीपे करने वाले हैं वापस से लॉस हो रहा है 0.5 का मॉड्यूल में सोल्यूशन है उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बाद में हम डिस्कस करेंगे. ये भी सिमिलर लाइंस में था. ओहो काफ़ी क्वेश्चन है बहुत क्वेश्चन हैं और 2 लेक्चर लगेगा इसका कोई डाउट ही नहीं इसमें. चलो एनीवेज विल एंड द लेक्चर ओवर हियर. विल एंड